उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकला एक युवक पाकिस्तानी सैनिकों से भिड़ जाता है। उसकी उम्र मात्र 19 साल की है, लेकिन पाकिस्तानियों के इरादों को चकनाचूर कर देता है। उनके पराक्रम को देख के उन्हें एक नया नाम मिलता है, ग्रेनेडियर यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। इंडिपेंडेंस वीक में आज हमारे साथ हैं परमवीर चक्र से सम्मानित कारगिल के हीरो और 18वीं ग्रेनेडियर दस्ते के सूबेदार मेजर जनरल योगेंद्र यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। फुटकर न्यूज के तमाम जो है दर्शकों को मेरा जो है जय हिंद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद सर, जय हिंद। योगेंद्र जी, सबसे पहले आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी आपको ढेर सारी बधाई। और 22 साल पहले कारगिल युद्ध में आपने 17 गोलियां खाई थी, उसके बाद भी आप पाकिस्तान दुश्मनों से लड़ते रहे। कहां से इतना जोश आपके अंदर था, कैसे वो स्पिरिट आपके अंदर आई? 75 साल के अंदर इस देश ने बहुत उन्नति और विकास किया है जी। अगर हम 75 साल पूर्व अपने आप को लेकर के जाएं तो तब हमारे पास क्या था, लेकिन आज हमारे पास बहुत कुछ है। एम्स, चाहे हम मेडिकल के क्षेत्र में ले जाएं, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में लेके जाएं, चाहे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लेके जाएं, अब हमारे पास मिसाइल भी हैं, हमारे पास एम्स भी हैं, हमारे पास अपना एजुकेशन यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारा कुछ हमने जो है 75 साल के अंदर गेन किया है जी। तो ये तमाम जो चीजें होती हैं ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा असर डालती हैं। जैसा जैसा हमारा जो है वातावरण चेंज होता जाता है, वैसा ही एक इंसान की सोच भी तब्दील होती चली जाती है। और हमारा जो इन्वायरमेंट रहा, हमारे देश की मिट्टी वीरों की और वीरांगनाओं की मिट्टी रही है, जिसने जो है अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की एकता, अखंडता और अस्मिता को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करते चले आए हैं। हम उन्हीं की तो संतान हैं। जब हमने मेरा परिवार भी, मैं गांव से बिलोंग रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, एक जवान का भी बेटा हूँ, तो वो परिवार का जो एनवायरनमेंट था, उनकी जो सोच थी, बस उसी से प्रभावित हुआ और मैंने भी जो है अपने राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की जो है एक सपने देखने लगे जी। और वो सपने अगर इतने जल्दी साकार हो जाएंगे, लेकिन ये एहसास नहीं था। लेकिन मैं दर्शकों को ये चीज बताना चाहता हूं कि आप सपने देखिए, जब तक आप इमेजिनेशन अपना उसको कल्पनाओं को स्वतंत्र होकर के उन कल्पनाओं में जीना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं आएगी। बिल्कुल। क्योंकि ये कल्पनाएं हमारे अवचेतन मस्तिष्क की होती हैं जी। और अवचेतन मस्तिष्क एक इंसान की ताकत होती है। जी। आप जिस तरफ उसकी आपकी वो चेतना चली जाती है, उसी तरफ से आपका शरीर का जो जो कार्यशैली का जो उसी तरफ मूर्ति चली जाती है और हम वो काम कर जाते हैं जो कभी हमने अपने सपने में देखा नहीं है। क्योंकि जब शारीरिक और मानसिक शक्ति एक साथ एकजुट हो जाती है तो व्यक्ति अपने उस कार्य पथ के ऊपर, अपने उस जीवन पथ के ऊपर वो काम कर लेता है जो उसकी सामर्थ्य से बाहर होता है। लेकिन वो शक्तियां सब तमाम एक संग्रहित होती हैं तो इंसान आसानी से वो कर सकता है। तो मैं परिवार से ही वो प्रेरित हुआ और परिवार ने ही मुझे मेरे खास करके पिताजी ने वो कहानियां जब सुनाई 65 और 71 की, तो उनसे काफी प्रभावित हुआ मैं। जी। योगेंद्र जी, अगर हम वॉर की बात करें तो इंसिडेंट के बारे में आपको पता कैसे चला, कैसे आपकी पूरी यूनिट इंसिडेंट पे पहुंची और उस समय आपके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी, चैलेंज था, वो क्या था? हाँ, मेरा जो 18 ग्रेनेडियर्स थी उस समय कश्मीर वैली के अंदर एज ए काउंटर टेररिज्म यानी विद्रोहियों के बरखिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जो कि आज हमारे 1990 से कश्मीर के अंदर वो उग्रवाद फैला हुआ है, उसी के बरखिलाफ में हम लगे हुए थे। तो अचानक से हमें सूचना मिली कि अभी कारगिल सेक्टर, बटालिक सेक्टर, द्रास सेक्टर में जो है कुछ ज्यादा उग्रवादी आ गए हैं, तो उनको वहां पर जाकर के करना है। तो वहां पर पहुंचे तो क्योंकि हम वहाँ जो कश्मीर वैली है तो उसमें थोड़ा सा प्लेन इलाका था, प्लेन के अंदर हमने सारे ऑपरेशंस जो है को अंजाम दिया और वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बड़ी अच्छी थी। तो वहां पर ऑपरेशंस करते समय, काम करते समय इतनी बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन एकदम से जब हमें द्रास सेक्टर के अंदर भेजा तो बिल्कुल डिफरेंट वातावरण था,
वहां ऑक्सीजन की नहीं थी। रात के अंदर -20 -30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता, बर्फीले तूफान चलते थे, तो अपने आप को सरवाइव रखना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल और ऊपर बैठे हुए दुश्मन जिसका कोई एक अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे कितने हैं, किस किस ताकत के साथ में वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल तो उसकी जब पूरी जो है डिटेल इंफॉर्मेशन ना होने के कारण, तो शुरुआती जब हमने जो है कार्य किया, जो हमने अटैक किए, लड़ाई लड़ी, तो उसमें काफी कैजुअलिटी हमें उठानी पड़ी। लेकिन हिंदुस्तान के जवानों ने, जो कि दुश्मन 13,000 से लेकर के 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ था, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के इन सैनिकों ने दिखा दिया और बता दिया, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इसमें सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। बिल्कुल जो उन्होंने बंकर बनाए हुए थे, उन्हीं बंकर को उनका कब्रिस्तान भी बनाया। तो चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों को एक शिक्षा के तौर के ऊपर लेना चाहिए। एक जीवन हमारा संघर्षों से भरा हुआ है जी, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी हिम्मत की बदौलत, उस जुनून की बदौलत, उस जोश की बदौलत हिंदुस्तान के सैनिकों ने हर चुनौती को पार किया और अपने कार्यों को सरअंजाम देकर के हिंदुस्तान की मान, सम्मान और अभिमान को जिंदा रखा है। बिल्कुल। योगेंद्र जी, जब कारगिल में आप युद्ध कर रहे थे पाकिस्तानियों से, तो आसपास का मंजर कैसा था? कितने जवान शहीद हुए? कैसा फील कर रहे थे आप उस समय, जब आप उस युद्ध में, आप उस इंसिडेंट को आप फेस कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, जो है हमने, मेरी बटालियन ने 2 पहाड़ियों के ऊपर युद्ध लड़ा। जी, पहला तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर, जो कि नेशनल हाईवे 1 अल्फा से बिल्कुल सटा हुआ पहाड़ी था, जो कि द्रास सेक्टर की पहाड़ी। जी, उसके ऊपर बटालियन ने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, जिसमें हमने 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों को खोया है। और फिर हमने युद्ध लड़ा टाइगर हिल टॉप के ऊपर। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की वो महत्वपूर्ण चोटी थी जिससे पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट था, जी, जिसने पूरा नेशनल हाईवे बंद किया था। हमारा पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जी, उन्होंने बिल्कुल अवरुद्ध कर रखा था। तो उस टास्क को पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा संघर्ष था। 17,000 फुट ऊंची पहाड़ी थी, जिस पे ऑक्सीजन नहीं, दुश्मन ऊपर बैठा है और दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है, हम मर सकते हैं। लेकिन जिंदगी की परवाह तो वो करता है जिसको जिंदगी से मोह होता है। बिल्कुल, एक सैनिक को जिंदगी से मोह नहीं, बल्कि अपने देश से मोहब्बत होती है। बिल्कुल, और उसके मन के अंदर यही चीज होती है कि यार मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए। मैं चलूं या ना चल पाऊं, मेरा देश चलना चाहिए। और बिल्कुल, इसी सोच के साथ हम वहां पर लड़े। जब टाइगर हिल टॉप के ऊपर गए, तो मुझे याद है वो मंजर, वो दृश्य, जब घातक प्लेटून के हम 7 जवान दुश्मन की फायरिंग के बीच से गुजर करके टॉप पर पहुंचे, तो उन 7 जवानों ने 5 घंटे तक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके, जबकि हम 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर लगातार चलते रहे थे, इतनी थकावट थी, ऑक्सीजन नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक जुनून था। क्योंकि सर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पे कम ऑक्सीजन होती है, खाने पीने की जहाँ पे कमी हो जाए, सर्वाइवल कितना मुश्किल होता है। उसके बावजूद आप लोग 5 घंटे लगातार लड़ते रहे। हाँ, वेरी ये अमेजिंग। ये 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 जो ताकत जो आ रही थी, ये देश से ताकत आ रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, देश देश का हर गली मोहल्ला, गांव के बिल्कुल, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सब उस देश के सैनिक के साथ खड़े थे। बिल्कुल, तो जब पूरा देश एक सैनिक के साथ भावनात्मक और आत्मिक रूप से खड़ा हो जाता है, तो अपने आप उस सैनिक के अंदर वो ताकत आ जाती है। बिल्कुल, तो हम उन सब के बावजूद वहां पर 5 घंटे तक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के लड़ते रहे। और मैंने वो मंजर भी देखा है कि जब मेरे साथी अपने कर्तव्य पथ के ऊपर चलते चलते अपने प्राणों का निर्वाह भी कर दिया।
मेरे साथियों ने अपने लहू की हर बूंद को उन पत्थरों पर बहा दिया, जिन पत्थरों को दुश्मनों ने अपने नापाक इरादों से, नापाक कदमों से उसको अपावन कर दिया। अपने लहू से सैनिकों ने उसको पावन कर दिया। जब एक जवान की गर्दन कट जाती है, उसके हाथ की राइफल भी दुश्मन की तरफ होती है और उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते रहते हैं। अगर उसका धड़ कट जाता है तो कदमों से चलता है, और वो तब तक चलता है जब उस तक उस शरीर के अंदर जान होती है। मेरे देश का सैनिक अपनी उस सरजमी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके अंदर जान होती है। यही हमारे देश की और हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने देखा उन मंजरों को, मेरा साथी का गर्दन कटा, साथी राइफल लेकर के फिर भी बिना गर्दन के दुश्मन की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। मैंने देखा कि एक जवान का हाथ कट गया है, लेकिन एक हाथ से लेकर के राइफल को चल रहा है। मैंने देखा कि जवान का पैर कट गए हैं, लेकिन कटे हुए पैरों से भी आगे बढ़ते जा रहे। तो मैं तो उस समय बहुत जूनियर सिपाही था, बहुत, मेरी उम्र भी मात्र 19 साल थी। मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब उन मंजरों को देखा तो मुझे वास्तव में अपने आप में बहुत फक्र हुआ, और हम सबको होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने जन्म लिया है। बिल्कुल ये एक ऐसी मिट्टी है जो तप की, जप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ बिल्कुल की मिट्टी है। बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल। पर हमारे ऋषि और मुनियों ने तप किया है, हमारे वीरों ने युद्ध लड़ा है, अपने लहू का हर कतरा बहा करके इस मिट्टी को पावन किया है। तो हम उस उन्हीं की तो संतान थे। तो बिल्कुल उन्हीं को देख करके मोटिवेशन आया। लहू लुहान था, सर से लेकर के पैर तक हर तरफ से खून की फुहारें छूट रही थी। कोई नहीं था, सारे साथी शहीद हो चुके थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपने साथियों के कार्य को भी अपने कंधों पर उठाया कि इनका जो कार्य है उसको मैं पूर्ण करूंगा। और मैं साथियों आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर इंसान अपने आप में खुद खड़ा होकर के आगे बढ़ता है तो खुदा भी उसकी मदद करता है। बिल्कुल और किसी इंसान की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, बल्कि नहीं, उसके कर्म से, उसकी कर्म से सोच होता से होती बिल्कुल बिल्कुल सर। है। मैं आपको मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। मेरे नहीं अंदर सर, कोई ऐसी नहीं। विशेषता, मैं इस मेरे चीज को अंदर नहीं कोई मानती कि आप विशेष हमारी शक्ति। तरह एक नॉर्मल इंसान है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। सर, जिस हाँ, तरह से आपने हमारे देश की रक्षा की है, एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। सर, ये देश के लिए प्रेम है, हमारे अंदर भी प्रेम है, लेकिन सर जो जज्बा, जो जुनून के साथ आपने वहां पे लड़ाई की, वो काबिले तारीफ है। वो देश के लिए आपका प्रेम है जो दिखता है, वो देशभक्ति है आपकी। मुझे ज्ञात है कि जब मैं वापस अपने साथियों के पास तक पहुंचा था तो मेरे हाथ की हड्डी पूरी निकल चुकी थी। इस हाथ की हड्डी के टुकड़े जब आपस कंधे वाली हड्डी में टकराने लगे तो असहनीय पीड़ा भी होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तब बिल्कुल। मैंने सोचा तब मैंने सोचा कि यार इस हाथ को तोड़ करके फेंक देता हूँ, कट गया है। इसको तोड़ने की भी कोशिश करी थी, लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, कंधे पे डाला, और फिर जो पाकिस्तानी, जो ये बोल रहे थे दुश्मन, ये बोल रहा था कि नीचे हिंदुस्तान के पोस्ट के ऊपर कब्जा कर, उस पोस्ट को बचाना मेरा दायित्व था, अपने साथियों को बचाना मेरा दायित्व था। 500 मीटर नीचे था वो पोस्ट, चलने की हालत में नहीं था। पैर में 2 जगह पे गोलियां लग गई थी, हाथ में गोली लग गई थी, कई ग्रेनेड के टुकड़े लग चुके थे, हर जगह से लहू लुहान था। लेकिन कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा हो तो परमात्मा साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 19 साल की अवस्था, 2.5 साल की सर्विस, न सर्विस का अनुभव, न उम्र का तजुर्बा, लेकिन जुनून था, जोश था अपनी माँ भारती के लिए, बिल्कुल अपने उन साथियों के लिए, अपनी पलटन के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने देश के लिए, कि कुछ करना है, बिल्कुल। अपने साथियों को बचाना है। तो सर 500 मीटर 500 मीटर नीचे लुढ़क करके आया, जी, फिर अपने साथियों को सूचना दिया है, तब ताकि वो उस सूचना के आधार पर मेरे साथी
वो अपने उस पोस्ट के ऊपर बिल्डअप हुए, और जब दुश्मन ने अटैक किया तो दुश्मन के हर अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको मौत के घाट उतार दिए। बिल्कुल। हम 7 जवानों ने लगभग 20 से 25 पाकिस्तानियों को मौत के घाट चला दिया, और मैं घायल होने के बाद घायल अवस्था में था, लेकिन घायल अवस्था में जब राइफल चलाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हाथ से राइफल को उठा करके 5 को मौत के घाट चला करके आया हूँ। सर, दिमाग में चल क्या रहा था आपके उस समय? मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत एक्साइटमेंट है मुझे इस चीज की कि इस हालत में आप थे, आपके दिमाग में क्या आया कि बस आपने राइफल उठाई और चलाना शुरू कर दी? बस उस समय देखिए, जब दुश्मन सामने होगा, अगर आप नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। बिल्कुल। तो मुझे तो ये मारने हैं, जिन्होंने मेरे साथियों को मारा है इनको मैं जिंदा कैसे छोड़ दूं। बिल्कुल। बस वो बदले वाली भावना, वो भावना ही थी, उस भावना के तहत मैंने वो राइफल उठाई और उनके ऊपर प्रहार किया। तो सर, युद्ध के बाद आप कभी दोबारा वॉर मेमोरियल गए, या अगर मौका मिला तो क्या आप जाना चाहेंगे? हाँ हाँ, मैं वार मेमोरियल गया हूँ, अभी जस्ट वहीं से आया हूँ 4 दिन पहले। जी। कारगिल दराज से आया हूँ, क्योंकि 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस पूरा देश मनाता है। जी। तो उस वार मेमोरियल पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि देके आया। वो पावन धाम है, उसके दर्शन कर पाया, क्योंकि उन वीरों की आत्माएं आज भी उन पहाड़ियों के ऊपर हैं, और मुझे तो दिखता है, क्योंकि जो उन साथियों के साथ में रह करके आया है, तो मुझे तो दिखते हैं। उनको नमन करने का जितना नमन किया जाए उतना ही कम। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आज के युवा हैं हमारे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूरी नहीं कि वो फौज में जाए, बिना फौज में जाए भी लोग देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज के युवाओं के लिए बिल्कुल आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं युवाओं से यही कहूंगा कि देश की जो सकारात्मक चीजें हैं उनको देखिए। बिल्कुल। देश, अरे सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमेशा काम जो करते हैं तो राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करना चाहिए। अगर हमारी पॉजिटिव सोच होगी तो हमारा बिहेवियर भी उसी प्रकार का होगा, काम कार्यशैली भी उसी प्रकार की होगी, और हम अपने राष्ट्र को अपने कर्मों से, अपनी सोच से समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं, इसको पावरफुल बना सकते हैं, इसको फिर वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं। युवा हमारी देश की ताकत है, और जरूर। हाँ, जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जब आप जैसे जो है युवा एक सूत्र में बंध करके राष्ट्र की एकता, अखंडता और अस्मिता के साथ खड़े होंगे और इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाने की संकल्प लेंगे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, हर वर्ग अगर ये सोच ले कि राष्ट्र के लिए काम करूंगा मैं। आज हमारे देश के खिलाड़ियों ने बिल्कुल इस राष्ट्र को कितना गौरव दिया है। जी। हमारी बेटियों ने वो झांसी वाली रानी की तरह लड़ करके हैं, एक देश को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो मैं आप सब से, क्योंकि आप इस देश की ताकत है, आप जानिए, समझिए और पहचानिए कि हमें करना क्या है। हमें वो ही करना है जिससे राष्ट्र आगे बढ़े। बिल्कुल। राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। इस सोच के साथ, और आखिर में मैं ये 2 पंक्तियां आपको कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में 17 गोलियां खाई, उसके बाद भी उनके कदम डगमगाए नहीं। जिन्होंने बताया कि जिसके मन में देशभक्ति हो और देश प्रेम हो, वो देश के लिए कुछ भी कर जाता है।
उन्होंने आज के युवाओं के लिए ये संदेश दिया कि सकारात्मक सोच हो तो वो जिंदगी में कुछ भी कर जाते हैं। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। नमस्कार।